Assalamualaikum viewers and welcome once again to the most awaited part of the program Diabetes Discipline का एक बहाना। मेरा नाम माविश इद्रीस है। I am a clinical psychologist and you are watching me live from the forum of Diabetic Institute Pakistan Facebook page. Well, before moving on to our today's program, I'll provide a summary of previous programs जिसमें हमने डिस्कस किया था कि डायबिटीज़ टाइप 1 या टाइप 2 के पेशेंट्स में से कौन से ऐसे आइडियल कैंडिडेट्स हैं जो रमज़ान के रोज़े रख सकते हैं, और अगर वो रोज़ा रख रहे हैं तो उन्हें कौन सी एहतियाती तदाबीर या अपनी रूटीन में कौन सी चेंजेस जो हैं वो लाने की ज़रूरत है। एंड थर्डली एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वी डिस्कस कि जो पेशेंट्स इंसुलिन डिपेंडेंट हैं वो अपनी इंसुलिन को किस तरह से मैनोवर कर सकते हैं या अपनी रूटीन को किस तरह से सेट कर सकते हैं ताकि वो रोज़े आराम से रखने की तरफ जा सकें। वेल, और अगर किसी ने अपना पुराना शो या हमारी पुरानी इन्फॉर्मेशन मिस आउट कर दिया, द गुड न्यूज़ इज़ द प्रोग्राम्स आर अवेलेबल ऑन द फेसबुक पेज ऑफ डायबिटिक इंस्टीट्यूट पाकिस्तान। यू कैन जस्ट गो आउट देयर, क्लिक द प्रोग्राम्स एंड रीप आउट द मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन और मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ दैट इन्फॉर्मेशन। वेल, जहाँ तक रमज़ान की बात आती है तो बहुत सी चेंजेस के साथ जो बेसिक चेंज आता है वो आता है हमारे डाइटरी पैटर्न्स पे कि, और डाइटरी पैटर्न्स चेंज होने के साथ साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमारी फूड आइटम्स की चॉइस यानी खाने पीने की जितनी भी चॉइसेस हैं वो भी चेंज हो जाती हैं जो वैसे रूटीन में इंक्लूड नहीं होती। तो जब वो नॉर्मल इंसान के लिए नुकसानदेह हो सकती हैं तो डायबिटीज़ के पेशेंट्स जो हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकती हैं अगर वो इसको प्लान आउट प्रॉपर्ली नहीं करते या अपने फूड आइटम्स को प्रॉपर्ली चूज़ नहीं करते। इसी चीज़ को लेकर आज हम बात करेंगे अपने एक्सपर्ट से जो आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, जिनका तारुफ मैं करवाती चलूँ। पहले हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जावेद इकबाल, हु इज़ अ कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड एंड्रोक्रिनोलॉजिस्ट ऑफ डायबिटिक इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान, और साथ साथ आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस तस्नीम अली हमारे साथ मौजूद हैं, हु इज़ अ US बेस्ड सर्टिफाइड डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट, और उनकी एक्सपर्टीज़ लाई करती हैं प्राइमरीली डायबिटीज़ मैनेजमेंट पे, वेरियस मेटाबॉलिक इश्यूज़ को वो एड्रेस करती हैं और वेट इश्यूज़ को भी वो एड्रेस करती हैं। सो चलते हैं हम अपने एक्सपर्ट्स की तरफ। अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? शुक्र है सर, रमज़ान शुरू होने वाला, मेरे ख्याल से 1 या 2 दिन बाद रमज़ान शुरू होने वाला, तो मेरा ख्याल से इसी टॉपिक को लेकर पहले हम बात करेंगे कि रमज़ान में जैसे मैंने बोला कि हमारी रूटीन्स जो हैं वो चेंज हो जाती हैं। अगर हम 4 या 5 मील्स लेने के आदी होते हैं तो हमारी मील्स जैसे हो जाती हैं 2 या 3 टाइम अ डे पे, तो लेकिन फिर भी वेट इंक्रीज़ हो रहा होता है, वेट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं। एट द एंड ऑफ रमज़ान बहुत ज़्यादा वेट इंक्रीज़ हो जाता है लोगों का, तो ऐसा क्यों होता है? मेरा ख्याल हमारे जो लोग हैं उनके डाइटरी पैटर्न्स ऐसे हैं कि रमज़ान के हिसाब से, अब जैसे मेरा बेटा है वो मेरे से पूछ रहा था कि अब समोसे कब से बनने शुरू होने, तो जो रोज़े रखते हैं या रोज़े नहीं रखते, दोनों तरह के जो लोग हैं उनका डाइटरी पैटर्न एक जैसा ही होता है, और हर एक देख रहा होता है कि अब रमज़ान आएगा तो हम ये खाएँगे। यानी कि जो स्वाने ख्वाब होते हैं खाने पीने के वाले से वो सारे वो रमज़ान के वाले से पूरे करते हैं। और कई सारे आपने पेशेंट्स की बातें सुनी होगी, वो कहते हैं डॉक्टर साहब रमज़ान में तो खा लेना, फिर रमज़ान में तो मना नहीं ना होता। तो इसका मतलब है कि वो अपनी डाइट पैटर्न में से तब्दीली ऐसी करते हैं कि अल्टीमेटली हाई कैलोरिक डाइट लेते हैं और वेट गेन की तरफ जाते हैं। बाकी आपके पास अब एक्सपर्ट डाइटिशियन मौजूद हैं, उनसे डिटेल पूछते हैं कि क्या होता है कि कैलोरीज को अल्टीमेटली वेट गेन हो जाता है। बेसिकली फ़र्क ये आता है अगर हम रमज़ान को समझें उसकी रूहानियत में, तो हमें ये इसलिए हमारे ऊपर रोज़े वाजिब किए गए हैं कि ताकि हम गरीबों के भूख को महसूस कर सकें कि जब वो भूखे रहते हैं तो वो क्या महसूस करते हैं। तो अगर हम उस चीज़ को इबादत की तरह समझें ना कि दावत की तरह, हम उसको दावत की तरह लेते हैं। आपने बहुत ही खूबसूरत बात करती है, क्योंकि हम फ्राइड चीज़ें रूटीन में नहीं खा रहे होते लेकिन रमज़ान में बनाते हैं। अगर हम खाने को वैसा ही सादा रखें जैसे हम अपनी रूटीन में इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोई वजह नहीं है कि आपका वज़न बढ़े, बल्कि कुदरती तौर पे एक अच्छा मुसलमान जो मोमिन की तरह रोज़ा रखता है ना, उसका 3 किलो उतर ही जाता है रमज़ान का। तो उसकी बड़ी वजह चिकनाई है। चिकनाई का काम कम से कम इस्तेमाल कम से कम रखें तो वज़न नहीं बढ़ेगा। मैम, ये तो बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में एक आंसर आपने हमारे ऑडियंस को प्रोवाइड कर दिया, लेकिन अब मैं ये जानना चाहूँगी कि कार्ब काउंटिंग का एक कॉन्सेप्ट हमारे सामने आता है, तो ये क्या कॉन्सेप्ट है? बेसिकली डायबिटिक्स के लिए या जिनको डायबिटीज़ का मर्ज़ होता है उनके लिए कार्बोहाइड्रेट काउंटिंग या उर्दू में हम इसको निशास्ता शुमारी कहते हैं, ये बहुत अहम है। हमारे खाने में 3 बड़ी चीज़ें होती हैं,
निशास्ता, लहमियात और चिकनाई, जिनको हम इंग्लिश में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हमारा प्रेफर्ड सोर्स ऑफ एनर्जी है। जब हम पोस्ट 2 आवर पोस्ट 20 या ब्लड शुगर्स की बात कर रहे होते हैं तो उस वक्त जो हमारी ब्लड सर्कुलेशन में ग्लूकोज लेवल ऊपर जाता है या शुगर आम ज़बान में ऊपर जाती है, वो एनर्जी हमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट से मिल रही होती है। प्रोटीन्स और फैट्स 4-5 घंटे के बाद कहीं जाके नीड बेस्ड हमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल देते हैं। सो इसलिए अगर हम ग्लूकोज मैनेजमेंट की या शुगर मैनेजमेंट की बात करते हैं तो इक्वल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स टाइप 2 डायबिटिक्स के लिए हम करते हैं कि कंसिस्टेंट कार्बोहाइड्रेट्स, एक बंदे को इतनी कैलोरीज चाहिए, उसका 50% उसको कार्बोहाइड्रेट से लेता है, उसको हम ग्राम्स में कन्वर्ट करते हैं और 3 मील्स पे डिवाइड कर देते हैं ताकि आपके पेनक्रियाज को या आपके लबलबे को बार बार इंसुलिन ना भेजनी पड़े। जब हम कुछ खाते हैं उसको इंसुलिन सिक्रीट करनी पड़ती है। सो हम उसको आदत डालें कि 3 टाइम्स पे बंदा खाना खाएगा कार्बोहाइड्रेट्स वाली चीज़ें, तो फिर वो 3 टाइम्स पे इंसुलिन भेजेंगे और ज़्यादा सालों तक आपको साथ दे सकते हैं। अच्छा। लेकिन अगर हम टाइप 1 डायबिटिक्स की बात करते हैं तो वहाँ एंडोजेनस सोर्स होता ही नहीं इंसुलिन का, सारी इंसुलिन बाहर से लग रही होती है। तो उसमें हम इंसुलिन टू कार्ब रेशियो कैलकुलेट करते हैं, फार्मूलाज या इंसुलिन सेंसिटिविटी फैक्टर कैलकुलेट करते हैं। ये पेशेंट बेस्ड होता है, कस्टम बेस्ड होता है कि उसकी हाइट कितनी है, उसका वेट कितना है, एक्टिविटी लेवल कितना है। तो एक इंसुलिन रैपिड एक्टिंग इंसुलिन के अगेंस्ट या बेजल या बोलस इंसुलिन के लिए कार्बोहाइड्रेट काउंटिंग की जाती है, बेजल के लिए नहीं की जाती। अच्छा। तो जो मील टाइम इंसुलिन है उसके जितने यूनिट्स लग रहे हैं उसके अगेंस्ट कितने ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम करने चाहिए और उसके हिसाब से हम उनको डाइट प्लान बना देते हैं। मैं मैडम की बात से थोड़ा सा एडअप करूँगा कि जैसे हमारे यहाँ लोगों में कॉन्सेप्ट ये है कि इंसुलिन लगाने का मतलब है कि आप जो मर्ज़ी खाएं और ब्लड शुगर कंट्रोल में रहेगी। एक तो उनके जहन में कॉन्सेप्ट ये है। दूसरा ये है कि इंसुलिन का कॉन्सेप्ट ये है कि जो डोज डॉक्टर साहब ने एक दफ़ा दे दी है उसके ऊपर हमारी शुगर कंट्रोल होनी चाहिए। अगर शुगर कंट्रोल ना हो तो यूजुअली वो डॉक्टर चेंज कर लेते हैं और दूसरे डॉक्टर से नया प्लान लेते हैं, फिर उस तरह से घूम फिर के वापस भी आ जाते हैं। तो हमारे डायबिटिक इंस्टीट्यूट में तो थोड़ी फैसिलिटी ये मौजूद है ना कि हम 4 कंसल्टेंट हैं तो अंदर ही घूम फिर के आ जाते हैं। तो हमने उनको ऑप्शन दी हुई है कि आप अगर घूमना फिरना चाहें किसी और कंसल्टेंट के पास और ओपिनियन रिव्यू लेना चाहें तो आप इजी अंदर से ही ले सकते हैं। इसको हम माइंड भी नहीं करते क्योंकि एक जैसा ही ओपिनियन होना होता है एक जैसे लोगों का। तो दूसरी ये बात है कि जो अब मैडम जैसे बात की कार्ब काउंटिंग का, बच्चों में ख़ास तौर पर ये इम्पॉर्टेंट है कि वो अगर कोई एक्स्ट्रा चीज़ खाना चाहते हैं बच्चे, टाइप 1 के बच्चे हैं और वो नहीं रुक पा रहे, तो फिर वो एडजस्टमेंट पहले सीखें कि उसके हिसाब से उन्होंने अपनी बोलस इंसुलिन को कैसे एडजस्ट करना है। इसको हम डोज एडजस्टमेंट फॉर नॉर्मल ईटिंग भी कहते हैं। डेफनी एक प्रोग्राम है, उसके तहत लोग सीखते हैं और इसमें माशाल्लाह तस्नीम एक्सपर्ट है तो वो उनको सिखा सकती है इस हवाले से, कार्बोहाइड्रेट काउंटिंग के हवाले से। तो कार्ब काउंटिंग इस हिसाब से इम्पॉर्टेंट है। आपके सवाल का मतलब जवाब पूरा हो गया। सर अब इसके आगे मैम ने जैसे बात की कि हम 3 मील्स में डिवाइड कर देते हैं या आप अपने डाइट को इस तरह से फॉर्मुलेट करते हैं या इस तरह से उसका पैटर्न बना लेते हैं कि हमें हेल्प आउट हो। ये टाइप 2 के लिए होती है। ये टाइप 2 के लिए होती है। तो टाइप 1 और टाइप 2 दोनों के रेफरेंस में रहते हुए मैं ये बात पूछना चाहूँगी कि किस तरह की डाइट जो है वो प्लान आउट करें पेशेंट। सर पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी, फिर मैं आपसे पूछना चाहूँगी। डिपेंड करता है वो कौन सी ट्रीटमेंट ले रहे हैं। अगर टाइप 1 है तो इंसुलिन ले रहे हैं तो उनको इंसुलिन की डिज़ाइन के मुताबिक उनकी डाइट भी डिज़ाइन होनी चाहिए। जब इंसुलिन का पीक आता है तो उनको कुछ ना कुछ स्नैक्स लेने चाहिए ताकि हाइपो ना हो जाए। हाइपो से बचना है और हाइपर से भी बचना है। तो वो एक इंसुलिन की टाइप्स के मुताबिक और उनकी पीक्स के मुताबिक उनकी डाइट प्लानिंग होती है। इंडिविजुअलाइज होती है, कस्टमाइज होती है। एक जनरल सा डाइट प्लान भी होता है, कभी वो वर्क करता है कभी नहीं करता। तो सर वो जनरल सा डाइट प्लान क्या है? वो जनरल सा डाइट प्लान तो यही होता है ना कि एक नाश्ते का हम प्लान दिया होगा, एक लंच का और एक नाइट डिनर का हो गया और दरमियान में हम उनको बताते हैं कि 11 बजे आप स्नैक्स ले लें या कोई फल ले लें और 5 बजे हस्ब ज़रूरत आप स्नैक्स या फल ले लें। ये मेन एक प्लान है और रात सोते हुए कुछ खा के सो जाएँ। ये एक जनरल सा प्लान है। लेकिन कई लोग फिर स्पेसिफिक उसमें से डिटेल्स उसकी लेना चाहते हैं तो फिर उसको हम डाइटिशियन को रेफ़र कर देते हैं। तो सर डाइटिशियन को वो रेफ़र करें तो प्लीज़ आप थोड़ा सा नॉलेज आए। बेसिकली अगर हम टाइप 1 की बात करते हैं तो यूजुअली ये जब मैं आपसे बात कर रही थी अभी इंसुलिन टू कार्ब रेशियो पे ना, तो अगर जैसे किसी मिसाल के तौर पे एक बच्चे की 10 आई है कि 10 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट्स वो खा सकता है अगेंस्ट 1 इंसुलिन यूनिट और सपोज वो 6 यूनिट्स लगा रहा है बोलस की मील टाइम इंसुलिन के, तो 60 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स वो खा सकता है। तो अब मैं उसको उसमें ये बताती हूँ कि अच्छा 60 ग्राम का क्या मतलब है। मिसल एक रोटी है 8 इंच डायमीटर की, वो 30 ग्राम दे देती है
और मतलब फलों से आता है कार्बोहाइड्रेट्स, एक फल जो है वो 15 ग्राम दे देता है। दही दूध से आता है कार्बोहाइड्रेट्स, 1 कप दूध जो है 15 ग्राम अप्रॉक्सीमेटली दे देता है। दालें हैं, आधा कप दाल 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स दे देती है। फिर उसके बाद आलू मटर, कुछ सब्जियां हैं जो स्टार्ची वेजिटेबल्स हैं, तो वो आपको इतना आलू है तो 15 ग्राम दे देता है। ये चीज़ हम उनको एक्सप्लेन कर देते हैं। अब उनको चूज़ करना है कि उन्होंने रोटी के साथ दाल खानी है। अगर वो कुछ चीज़ें जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होती, मसलन अंडे में, चिकन में, मटन में, बीफ में, मछली में नहीं होती। इसके अलावा जो ड्राई नट्स हैं, पिस्ता, बादाम, काजू, इनमें बहुत कम होती हैं। और आलू मटर के अलावा जितनी बाकी वेजिटेबल्स हैं और नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स कहलाती हैं, वो अगर वो ज़्यादा भी खा लें तो हमें उनको काउंट करने की ज़रूरत नहीं होती। तो इस तरह ये चीज़ उनको एक्सप्लेन कर दी जाती है। तो अब वो डिसाइड करें 60 ग्राम में उनको क्या खाना है। एक रोटी खा ली, साथ अगर उन्होंने वो चिकन खा रहे हैं तो उनके 30 ग्राम बच गया, तो वो चाहें तो 1 कप दूध और 1 फल डाल के मिल्क शेक भी बना सकते हैं। तो अब चीनी का 1 टेबलस्पून है, उसके अंदर 15 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट्स। थोड़ा सा मुझे इसमें तो होता है कि अक्सर पेशेंट्स ये मैसेज लेके आते हैं कि जी मीठा नहीं खाना। तो मीठा या चीनी जो है ये नशास्ते की सिर्फ एक किस्म है। इसके अलावा 5 और किस्में भी हैं जिनको ख्याल रखना ज़रूरी है, उनको काउंट में लाना ज़रूरी है। चीनी हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होती है। इसका क्या मतलब है कि सिर्फ क्वांटिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट मैटर नहीं कर रही, क्वालिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट भी मैटर कर रही है। वो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, ज़्यादा तेज़ी से शुगर ऊपर लेके जाती है, एकदम से नीचे लेके आते हैं, पीक लेके आती है। और इस तरह की पीक्स अगर ब्लड शुगर लेवल के अंदर आती रहें तो फिर हीमोग्लोबिन A1C 3 मंथ्स के बाद नॉर्मल नहीं आ पाता। तो अगर आपने हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स चीज़ खानी है, पहली बात एम्प्टी स्टमक नहीं होनी चाहिए, यानी कि आप वहाँ से मील शुरू नहीं करें कि वो एकदम से ऊपर जाएगी। आपने रोटी खाई, आपने सालन खाया, मतलब चिकन खा लिया, उसके बाद अगर आपने थोड़ी सी खीर भी खा ली है ना, तो कार्बोहाइड्रेट काउंट में तो ऐड होगी लेकिन पीक नहीं लेके आएगी। वो सब कुछ वो ग्लाइसेमिक लोड हो जाता है उसका, यानी पूरे मील का लोड हो जाता है, वो पेट में मिक्स होके जाता है तो फिर पीक नहीं लेके आता। तो उसके लेने का एक तरीका है, मीठा खाने का एक तरीका है, मना कुछ भी नहीं होता, लेने का तरीका होता है। और टाइप 2 डायबिटीज़ में यही कार्बोहाइड्रेट काउंटिंग यूज़ होती है, लेकिन यहाँ तो हम इंसुलिन यूनिट से मैच कर रहे होते हैं, वहाँ हम सिर्फ कंसिस्टेंट कार्बोहाइड्रेट्स उनके हाइट वेट के अगेंस्ट जितने उनको ग्राम्स कैलकुलेट होते हैं उनके लिए, उनको हम 3 में डिवाइड करके उनको डाइट प्लान बना देते हैं उसके हिसाब से। सर और भी बहुत से क्वेश्चंस हैं जो मैं पूछना चाहूँगी, लेकिन यहाँ पर टाइम होता है एक छोटी सी ब्रेक का, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। अब आवाज़ आगे आ रही सही है उमर? अच्छा, ये जो आपका जूनियर है ना, इसको खींचा है तो पकड़ा दे। बीच में आ जाती है, तो हमें इस पे भी काबू पाना होता है। जब ऐसे लगे कि बहुत मुश्किलात हो रही हैं तो फिर छोटे गोल सेट करने चाहिए। जब हमें कामयाबियाँ मिल रही हों तो फिर ज़रा बड़े गोल सेट करने चाहिए। तो कभी एक कदम पीछे आना पड़े तो कोई बात नहीं, आप 2 कदम आगे और 1 कदम पीछे और 2 कदम पीछे और 3 कदम आगे अगर करते रहें तो कामयाबी आपको ज़रूर मिले। चोकिंग यूँ होती है कि जब हम ज़रा थक जाते हैं तो थोड़ा हम सांस ले लेते हैं और फिर हम दोबारा अपनी मंजिल की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। जैसे आप पहाड़ की चोटी सर कर रहे हो और आपको कुछ देर बाद लगे कि आपका सांस फूल गया है, तो आप थोड़ी देर बैठ जाते हैं किसी जगह और उसके बाद फिर जब आपका सांस दुरुस्त हो जाए तो आप फिर चोटी की सिमत चलना शुरू कर देते हैं। लेकिन टैंकिंग इसके बरक्स है कि आप अंधाधुंध किसी मंजिल की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। आप पहाड़ की चोटी पे तरफ चल रहे हैं, आपका सांस फूल गया
और फिर साथ आपके ज़हन में ख्याल आया कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, बिला वजह मैं ये काम कर रहा हूँ, ये तो कोई ख़ास अहमियत का हामिल नहीं है। तो जब आपकी जो असल मंजिल है या आपका जो गोल है वो आपको कम अहमियत का हामिल नज़र आने लगे तो आप समझे कि आप टैंकिंग कर रहे हैं। चोकिंग वो चीज़ है जो हमारी ज़िंदगी में हमेशा कारआमद होती है, लेकिन टैंकिंग हमें डुबो देती है। अंदाज़ा करें कि जो इस तरह भी आगे बढ़ते हैं कि अपने क्लास फेलोज़ को और दूसरे लोगों को समझाने बैठते हैं, तो बाज़ औक़ात वो उनको कायल करने की बजाय वो ख़ुद कायल हो जाते हैं। और कोई ना कोई दिन उनकी ज़िंदगी में ऐसा आता है कि जब उन्हें कोई कोफ्त होती है या कोई उनको कोई मिज़री होती है या उनको कोई परेशानी होती है या कोई ज़िंदगी के बुरे दिनों में से कोई दिन आ जाते हैं, तो ऐसे मौके पे वो गलत फहमी में हाँ कर बैठते हैं नशे के बारे में, सिगरेट के बारे में, चरस के बारे में, ये सोचते हुए कि बस मैंने कौन सा ये करना है, मैं तो लोगों को समझाता हूँ इसलिए मैं तो टेम्परेरी करूँगा। वेलकम बैक। बात हो रही थी डाइटरी पैटर्न्स की, लेकिन फर्दर डाइटरी पैटर्न्स पे कि हमें अपने खाने पीने में क्या चीज़ें ऐड करनी चाहिए, सहरी अफ्तारी में क्या चीज़ें ऐड करनी चाहिए, इस पे बात करने से पहले मैं डॉक्टर साहब आपसे ये पूछना चाहूँगी कि कौन से कैंडिडेट्स को आप अलाउ करते हैं, अगर वो टाइप 1 के पेशेंट्स हैं या डायबिटीज़ टाइप 2 के पेशेंट्स हैं, तो आप किन को अलाउ करेंगे कि वो रोज़ा रखें? मैं रिसेंटली अपने एक प्रोफेसर साहब का लेक्चर सुन रहा था कल यूट्यूब पे, और बड़े अच्छा उन्होंने एक काम किया है, क्योंकि इतना पेशेंट्स को अवेयरनेस देना जो है ये नेक काम होता है। तो उसमें आईडीएफ की कैटेगरीज़ की बात हो रही थी, तो कैटेगरीज़ की चूँकि बात हो रही है, हाई रिस्क कैटेगरीज़ और लो रिस्क कैटेगरीज़, इन दो कैटेगरीज़ में बात करना चाहूँगा। ऐसे लोग जो हाई रिस्क पे हैं, यानी कॉम्प्लिकेशंस होने के चांस ज़्यादा है, उनको तो रोज़ा नहीं रखना चाहिए, यानी रोज़े से कॉम्प्लिकेशंस का हाई रिस्क है। तो वो अफराद है जिनकी ज़ियाबीतस जो इंसुलिन पे मैनेज होती है, और इंसुलिन भी 3 या 4 दफ़ा लगती है। ऐसे मरीज़ जो ज़ियाबीतस के साथ हाइपोग्लाइसीमिया का फ्रीक्वेंटली शिकार होते हैं, या पिछले 3 महीने में ऐसा हाइपोग्लाइसीमिया हुआ है कि उसकी वजह से उन्हें हॉस्पिटलाइज होना पड़ा हो, तो ऐसे लोगों को रोज़ा नहीं रखना चाहिए, हाई रिस्क में आ जाते हैं। ऐसे अफराद जो पिछले 3 महीने में किसी वजह से हाई शुगर का शिकार हुए हों और साथ ही वो वशी में मुबतला हो गए हों, तो उसको कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया कोमा। ऐसे अफराद जो किडनी डिजीज़ का शिकार हैं और डायबिटीज़ है, साथ में किडनी डिजीज़ भी हो गई है, तो उनको बहुत हाई रिस्क होता है डिहाइड्रेशन का भी और हाइपोग्लाइसीमिया का। जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं वो भी हाई रिस्क कैटेगरी में आती हैं, क्योंकि उनके साथ एक और जान वो बसता है, आपको पता है। अब ये है जो जिनको रोज़ा नहीं रखना चाहिए, और ऐसे अफराद जिनकी ब्लड शुगर ही 350 से ऊपर रहती है, अगर वो कहें कि हमें रोज़ा रखना है, तो फिर वो रोज़े में किसी प्रॉब्लम का शिकार हो सकते हैं। आज ही एक खातून ने बहुत बहस की है हॉस्पिटल में, 522 शुगर है और रोज़ा भी रखना ही रखना है। तो अब आप सोचें फिर कैसे समझा सकते हो। बहरहाल मैंने यही समझाया कि मेरे हिसाब से तो आपको नहीं रखना चाहिए, बाकी अब मैं कोई ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकता, मशवरा ही दे सकता हूँ। इसी तरह जो लो रिस्क कैटेगरीज़ हैं वो अफराद हैं जो जिनकी शुगर सिर्फ डाइट पे कंट्रोल्ड है। ऐसे अफराद जो मेटफॉर्मिन नामी टैबलेट के ऊपर हैं या सीटाग्लिप्टिन नामी टैबलेट्स के ऊपर हैं, जो ओरल टैबलेट्स के साथ जो है रोज़ा रख रहे हैं, वो रोज़ा रख सकते हैं ओरल टैबलेट्स पे। जो एक दफ़ा वाली 24 आवर एक्शन वाली इंसुलिन लेते हैं, जिसको हम ग्लार्जिन भी कहते हैं, ये लेटीमेर है, लेवीमेर और लेंटस के नाम से ये मशहूर हैं। अगर इनमें से कोई ले रहे हैं तो भी वो रोज़ा बआसानी रख सकते हैं, अपने फिजिशियन के साथ बैठ के अपनी सेटिंग करवा लें। और ऐसे अफराद जो किसी कॉम्प्लिकेशन का शिकार नहीं है, डायबिटीज़ टाइप 2 के मरीज़ हैं और नॉन प्रेगनेंट हैं, ये सारे जो है ये लो रिस्क कैटेगरीज में आ जाते हैं। अब मैम सर ने तो हमें बता दिया कि कौन से आइडियल कैंडिडेट्स हैं जो रोज़ा रख सकते हैं और जो रोज़ा नहीं रख सकते। अब जो रोज़ा रख सकते हैं, आप क्या सजेस्ट करती हैं कि वो सहरी में क्या पैटर्न हो उनके खाने पीने का, और अफ्तारी में उनके खाने पीने का क्या पैटर्न होना चाहिए? बिल्कुल सही। अब जैसे पहली बात डॉक्टर साहब से शुरू होती है कि अगर उन्होंने इजाज़त दे दी है कि आप रोज़ा रखें, तो फिर हमारा काम आता है बताना। इसमें थोड़ी सी गाइडलाइंस हैं हमारे पास, रमज़ान गाइडलाइंस डेवलप हुई हैं डायबिटिक्स के लिए स्पेशली, जो कि हमारे लिए एक ब्लेसिंग है इस वक्त, कि उसमें ये होता है कि अगर मैं आपसे बात कर रही थी कि हम टोटल कार्बोहाइड्रेट निकालते हैं टाइप 2 डायबिटिक्स के लिए, उनको 3 पोर्शंस में डिवाइड कर देते हैं, लेकिन रोज़े की सिचुएशन में ये परसेंटेज बदल जाती है। उसमें हम 40% कार्बोहाइड्रेट्स आपको दे देते हैं सेरी में, और 50% दे देते हैं अफ्तार में, और 10% जो है ना वो मिडनाइट स्नैक, जैसे रात में सोने 10-11 बजे कोई चीज़ चाह रहे हैं लेना तो वो ले सकते हैं।
इसके अलावा जो फूड ग्रुप्स हैं ना हमारे, उसकी भी प्रोपोर्शन थोड़ा सा चेंज हो जाता है। मैंने आपको बताया कि दालों चने में भी होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, और दूध दही में होता है, फल में होता है, रोटी चावल में होता है, और इसके अलावा आलू मटर वगैरह के अंदर भी होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं। तो सुबह के टाइम, सेहरी के टाइम पे सब्जियां लेने के बजाय डायबिटिक्स को चाहिए कि अगर वो जैसे रोटी ले रहे हैं या पराठा ले रहे हैं, थोड़ी सी चिकनाई के साथ पराठा भी अगर सेहरी के टाइम ले लें, 2 टीस्पून या 2 चाय की चमची ऑयल लगा लें, तो प्रोटीन्स और फैट्स, या जिनको लहमियात और ऑयल कहते हैं, ये आपके जीआई सिस्टम को स्लो डाउन कर देते हैं। मैंने आपको बताया कि वो 4-5 घंटे के बाद आपको एनर्जी देना शुरू करते हैं, तो वो फिर आपको हाइपोग्लाइसीमिया प्रिवेंट करेंगे एट द एंड ऑफ द रोज़ा। यानी कि अगर आपने प्रोटीन ज़्यादा ले लिया, जैसे चिकन, मटन, बीफ, मछली, इस तरह की कोई चीज़ ले ली है, या दालें ले ली हैं जिनके अंदर प्रोटीन होती है, तो वो आपको 12 बजे के बाद भी आपके शुगर लेवल मेंटेन रखेंगे, बजाय कि आप सब्जियां सुबह सेहरी में खाएं। दालों का इस्तेमाल करें, प्रोटीन का इस्तेमाल करें सेहरी के टाइम पे, यानी चिकन, गोश्त की कोई शक्ल हो जाए, चाहे अंडा हो जाए, और ऑयल थोड़ा ज़्यादा सेहरी में हो जाए, अफ्तारी में ना हो। इस कल्चर को रिवर्स करने की ज़रूरत है कि फ्राइड चीज़ें अफ्तार की बजाय सेहरी में लें। अच्छा, आपने कहा कि सहरी में ऑयली चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, अफ्तारी में कम करें। अब यहाँ से वो जो समोसे हैं, जो पकोड़े हैं, वो तो एक डेफिनेट पार्ट है ना अफ्तारी का, और पकोड़ों के लिए भी कहा जाता है कि उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम भी होता है, तो कई पेशेंट्स जो हैं वो इस चीज़ को भी रीज़न बनाते हैं कि पकोड़े खाने में तो कोई मुज़ायका नहीं है, तो अक्सर लड़के भी ले रहे होते हैं। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब, आप भी और मैम आप भी? जहाँ तक पकौड़ों का ताल्लुक है ना, अप्रॉक्सीमेटली जैसे ये मेरा पाम साइज़ है ना, इसके अंदर 3 छोटे पकौड़े आ जाएंगे, ठीक है। अगर ये 3 पकौड़े हैं ना, तो तकरीबन ये 15 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आपका प्रिस्क्रिप्शन है, आपका डाइटरी प्रिस्क्रिप्शन है कि जी अफ्तारी में मैंने अगर आपको 50% कार्बोहाइड्रेट्स लेने को कहा है, और एक बंदे को प्रिस्क्राइब मैंने किए हैं 200 ग्राम्स पर 24 आवर्स, इसका मतलब है कि वो तकरीबन 100 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट्स अफ्तार में खा सकता है। 15 ग्राम इसको शामिल करके, दिस इज़ नॉट अ फ्री फूड, उसको शामिल कर लें कि इसके बाद कितनी रोटी खानी है, कितनी लस्सी पीनी है, कितनी खजूर खानी है, कितनी फ्रूट चाट खानी है, फिर आपने 100 से नीचे ही रहना। ये चीज़ मेक श्योर कर लें कि आपके, लेकिन इसको रूटीन नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि फैटी मील डेफिनेटली आपका वेट बढ़ा देते हैं, और फिर वेट बढ़ जाता है तो डायबिटीज़ कॉम्प्लिकेट हो जाता है। सर आप क्या? हमारे लोग असल में जो हमारा कल्चर है ना, वो साइंस की उल्टा है। तो हम जो साइंस कहती है हम वो नहीं मानते ना। हमारे लोग कहते हैं कि साइंस के उल्टा चल रहा है। शायद उसकी वजह ये भी है कि जब शुरू में इजादात आई थी, टेलीविज़न आया था और तो ये चीज़ें तो काफ़ी हद तक एक्सेप्टेंस में टाइम लगा है। अब तेज़ी से वैसे पिछले 5-10 सालों में फेसबुक भी मकबूल हो गई है, ट्विटर भी हो गया, और सारे लोगों को एक्सेप्टेंस भी हो गई है। इवन जो हमारे जो ज़्यादातर कट्टर किस्म के मौलवी हज़रात हैं, उनको भी ये एक्सेप्ट हो गई हैं चीज़ें कि वो भी व्हाट्सएप कर देते हैं अपने ब्लड शुगर लेवल। तो इसका मतलब ये अब एक्सेप्टेंस बेहतर हो गई है। तो ये साइंस के ऑपोजिट जो माइंड है ना, बेसिकली शुरू से बना हुआ है, कल्चर हमारा इससे ही बना है। तो ये जो समोसे पकौड़े ज़्यादा खाने की साइंस है, इनकी साइंस ऐसे ही है कि हम शाम को खाएंगे, जबकि मैडम के मुताबिक ये सुबह लेने चाहिए, ताकि दिन को वो सारा शुगर लेवल ड्रॉप ना हो। तो जो मेडिकेशन है उसमें भी थोड़ी सी एडजस्टमेंट इसी तरह से करनी होती है कि जो आपकी मेडिसिन चल रही हैं उनमें आम तौर पे जो मेडिसिन आप शाम को लेते हैं, अब आप उनको सुबह पे ले जाएंगे। ये नहीं, एक बार मैं कहता होता हूँ कि दिन को रात बनाएं और रात को दिन बनाएं रमज़ान में। ये सिंप्लीफाइड बात है, ठीक है। दिन को रात बना लें, रात को दिन बना लें। तो जो मेडिसिन आप पहले रात को ले रहे थे, अब वो शहरी पे चली जाएंगी एक, प्लस उनकी डोज को रफली हाफ करना पड़ेगा शहरी, ठीक है। यानी रात की दवाइयाँ सुबह ले जाएं, लेकिन उनको हाफ डोजेज में ले जाएं, हाफ डोजेज में ले जाएं। और सुबह वाली जो पहले आप लेते थे उनको अफ्तारी पे, अफ्तार डिनर पे लें, जैसे कि नाश्ते से पहले लेते थे, अब वही चीज़ अफ्तार डिनर से पहले ले लेंगे। अगर ये इंसुलिन के बारे में मैंने तो कई उलमा से डिस्कशन की है, अगर आप अफ्तारी से 15 मिनट पहले भी इंसुलिन लगा लेते हैं तो कोई रोज़ा टूटने का इम्कान उसमें नहीं है, इसलिए कि उसकी अब्जॉर्प्शन जो है वो आमतौर पे जो हमारी कन्वेंशनल इंसुलिन लगती है वो 30 to 45 मिनट बाद होती है। तो बहुत शार्टेस्ट पॉसिबल जो टाइम जिसमें अब्जॉर्प्शन होती है वो 15 मिनट्स का है, शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन अगर वो हम लेते हैं। इसलिए अगर आप 10-15 मिनट पहले भी इफ्तारी से इंसुलिन लगा लेते हैं तो कोई मुज़ायका नहीं है, और रोज़ा टूटने का कोई चांस नहीं है। रोज़ा उसमें नहीं टूटता मेरे हिसाब से। ठीक है। अब मैम आपने ऑयली स्टफ़ की बात की, तो यहीं से मैं एक और क्वेश्चन आपको पोस्ट करूँगी, वो ये है
कि ऑयल में देसी घी भी है, बिल्कुल। सिंपल जो घी होता है वो भी है, बिल्कुल। अब ऑलिव ऑयल भी है, बिल्कुल। तो ज़्यादातर लोग देसी घी के पराठा खाने की तरफ जाते हैं। तो बिल्कुल। इसमें से आप क्या सजेस्ट करेंगे इन 3 कैटेगरीज में से कि कौन सा ऑयल हमें यूज़ करना चाहिए? जहाँ तक देसी घी की बात करते हैं ना, ये हमारी सैचुरेटेड फैट्स की कैटेगरी में आता है। तो जब हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल में एक ब्रेकडाउन, हमारे पास फार्मूलाज होते हैं न्यूट्रिशन में कि इतने % प्रोटीन, इतने % कार्बोहाइड्रेट, 30% फैट्स। कुछ फैट्स का भी फर्दर ब्रेकडाउन है, यानी जितनी हमें कैलोरीज रिकमेंडेड है ना, जिस तरह हम अपने वज़न को केजी में देखते हैं, उस तरह हम खाने की वज़न बढ़ाने की सलाहियत को कैलोरीज में देखते हैं। तो एग्जांपल है कि जी 1500 कैलोरीज एक बंदे का वेट मेंटेन करने के लिए इनफ है, तो इसका 10% जो है ना सैचुरेटेड फैट से आ सकता है। अब मैंने आपको बताया कि देसी घी सैचुरेटेड फैट है, तो अगर एक बंदे ने 1500 कैलोरीज खानी है तो उसमें 150 कैलोरीज देसी घी से आ सकती हैं। 150 कैलोरीज का क्या मतलब है, जैसे एक खाने का चमचा या जो हम चावल खाने वाला 1 टेबल स्पून है, इतना अगर वो देसी घी पूरे दिन में इस्तेमाल कर लेते हैं तो इट इज़ फाइन, इससे ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है। ऑलिव ऑयल उसका स्मोकिंग पॉइंट लो होता है, वो बहुत हाई टेम्परेचर पे जलना शुरू कर देता है, फ्री रेडिकल्स प्रोडक्शन होने लग जाती है, तो वो हाई टेम्परेचर या हमारी देसी कुकिंग के लिए बिल्कुल सही नहीं है। ओमेगा 3 ओमेगा 6 उसमें होते हैं डेफिनेटली, जिसकी वजह से वो हार्ट हेल्दी होता है, लेकिन कैनोला ऑयल में उससे ज़्यादा ओमेगा 3 6 है। तो हमारे अगर देसी कुकिंग के लिए इस्तेमाल करना है तो आप कैनोला ऑयल इस्तेमाल कर लें। हल्की फुल्की ड्रिजल करनी है, अंडा छोटा मोटा फ्राई करना है, उसके लिए आप ऑलिव ऑयल या सैलेड के ऊपर डालना है तो इस्तेमाल कर लें। लेकिन ऑयल जो भी हो, जैसा भी हो, चाहे देसी घी हो, वज़न बढ़ाने की सलाहियत सब में एक जैसी है। तो इसका मतलब कोई ऑयल नहीं, कोई लो कैलोरी ऑयल कोई नहीं है। मतलब कम मिकदार में हर उड़ेल है चीज़ ना, कम मिकदार में। हाँ, जैसे हमारे यहाँ लोग ऑयल को फिर उड़ेलना शुरू कर देते हैं कि चलो ऑयल है ना इसकी, वो सोचते हैं कि ऑलिव ऑयल है तो है। वो कुछ नहीं नुकसान पहुंचाता, वो भी ज़्यादा लेंगे तो वो भी नुकसान पहुंचाता। ये बड़ी अच्छी बात हमने भी बताई है कि ऑलिव ऑयल को कुकिंग जो है, कुकिंग के हिसाब से वो सही नहीं है। हाँ जी, वो हाई फ्लेम कुकिंग, हाई टेम्परेचर और के लिए कैन नहीं है। ऑलिव जो आ रहा है, जैसे इन्होंने कोई कम्बिनेशन बनाया है, इसकी कोई आइडिया आपको, कोई परसेंटेज क्या है इसकी? मैंने वैसे क्वेश्चन कर लिया नहीं, परसेंटेज मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन आई नो कि ऑलिव, लेकिन ऑलिव उसमें आ जाता है। हाँ, मुझे एग्जैक्टली नहीं उसका ब्रेकडाउन पता, कौन कितना कितना डाला है उन्होंने। अच्छा सर, आपके पास भी पेशेंट्स आते होंगे, मैम आपके पास भी पेशेंट्स आते होंगे, और अफ्तारी में जो हमारा कस्टम है वो है कि हमने रोज़ा अफ्तार करना है खजूर से। अब इस्लामिक पर्सपेक्टिव भी यही कहता है कि सुन्नत भी यही कि आप खजूर से खोलें। तो यहाँ पे अगर मैं डायबिटीज़ पेशेंट्स के रेफरेंस से बात करूँ तो उन्हें रोज़ा, मतलब क्योंकि सारा दिन भूखे रहना है, तो फिर रोज़ा खोलना है, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि वो खजूर से खोलें या वो ना खोलें? अब इसमें खजूर जो है ना वो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फ्रूट्स में आती है। 5 फ्रूट ऐसे हैं जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स हैं, जो एकदम से ब्लड शुगर में पीक लेके आते हैं, फिर एकदम से ड्रॉप करते हैं, और हम नहीं चाहते कि डायबिटिक्स के अंदर ये स्पाइस आए ब्लड शुगर के अंदर। खजूर, आम, अंगूर, केला और तरबूज। सो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि उनको एम्प्टी स्टमक ना खाया जाए, लेकिन खजूर ज़ाहिर एम्प्टी स्टमक आ रही है, आपने रोज़ा खोला है उसके साथ, फिर आप उसको फ़ौरन बाइंड कर लें। आप उसके साथ 4-5 बादाम खा लें ताकि वो इकट्ठे ही पेट में जाए और वो अपना हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला इम्पैक्ट जो है वो इतना वो डोमिनेट ना कर सके, स्पाइक ना लेके आए। उसको फ़ौरन बाइंड करके खाएं, या उसके साथ दूध पी लें फ़ौरन, या लस्सी पी लें फ़ौरन, ताकि वो मिक्स होके पड़े। यानी एक हाथ में खजूर रखें, एक हाथ में बादाम रखें, जी। तो उन्हें इकट्ठे आप खाएं। हाँ जी, मैं सोचती हूँ कि जैसे हमारे अक्सर होता है ना कि बादाम के स्टफ़ किए होते हैं उसके अंदर, खजूर के अंदर, तो शायद इसके पीछे यही बेस होती होगी कि वो उसकी स्पीड कम हो जाए खजूर की ना। ठीक। और मैम यहीं से मैं अंडों का रोल पूछना चाहूँगी, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि अंडे खाने चाहिए, बेशक वो फ्राइड फॉर्म में हो, कुछ कहते हैं बॉइल्ड फॉर्म में खा लें। तो क्या डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए ये एग्स खाना या एग्स का इंटेक करना, इज़ इट हेल्दी? ये मेरा आप दोनों से क्वेश्चन है। रिसेंटली जो एक्चुअली ये बात जो शुरू हुई है वो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन और ये जो ATP गाइडलाइंस हैं, लिपिड्स के वाले से जो गाइडलाइंस हैं उनके वाले से बातचीत शुरू हुई है ना, उसमें ये बात आई कि उन्होंने कहा कि अंडे बेशक इस्तेमाल करें, कोई मसला नहीं है। उसकी बेसिकली ये है कि जो डाइट कंट्रीब्यूट करती है टू लिपिड प्रोफाइल वो 20% है। अच्छा। यानी टोटल आपकी लिपिड प्रोफाइल में जो डाइट की कंट्रीब्यूशन है वो 20% है। बाकी 80% आपकी बॉडी के इंटरनल मेटाबॉलिज्म में डिस्टर्बेंस होती है, जिससे LDL हाई होता है या बुरा कोलेस्ट्रॉल हाई होता है, या जिससे ट्राइग्लिसराइड सब होते हैं। तो अगर वो 20% पोर्शन ही है तो क्यों हम अपने मरीज़ों पर इतनी पाबंदी लगाएं? तो हफ्ते में अगर वो 2 दिन अंडा खा भी लेते हैं फुल, तो 20% वहाँ से जो आना है वो आ जाएगा, तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा उनकी लिपिड प्रोफाइल पे। तो ये उसकी बेसिक लॉजिक है, बाकी आप डिटेल में पूछ रहे हैं डाइटिशियन। जी
बेसिकली जहाँ तक आप डायबिटीज़ के लिहाज से कह रहे हैं वो डेफिनेटली लिपिड प्रोफाइल के साथ उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया डॉक्टर साहब ने, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होती। सो इसका 2 आवर पोस्ट प्रेंडियल यानी 2 घंटे बाद जो आप ब्लड शुगर चेक करें अंडे का उसके ऊपर इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। अच्छा। सो जब हम कार्ब काउंटिंग करते हैं हम उस पर अंडे चिकन विकन कोई शामिल नहीं करते, तो उस हिसाब से तो अंडा खा सकते हैं, बल्कि वैसे स्नैक भी इन बिटवीन खा सकते हैं। इट्स अ गुड चॉइस कि उबला हुआ अंडा सुबह नाश्ते में खाने के बजाय वो 10-11 बजे खा लें। इंसुलिन के बगैर भी खा सकते हैं, जो रैपिड एक्टिंग या 3 टीके लगा रहे हैं, 4 टीके लगा रहे हैं, वो बगैर इंसुलिन के भी अंडा खा सकते हैं। अच्छा। ये उसकी अच्छी बात है। यानी मतलब अंडे के लिए तरस के जीने से बेहतर है कि अंडा खा लिए जाए। लेकिन वही बात है कि कंट्रोल करके खाएं ना, Control। एक परसेंटेज होती है कि आपने इंटेक क्या करना है। टोटल कैलोरीज में तो डेफिनेटली कंट्रीब्यूट करता होगा ना। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है, कैलोरीज तो आती हैं, लेकिन बजाय कि आप अगर आप दाल या दही या लस्सी लेना चाह रहे हैं तो वो आप इंसुलिन के साथ ले लें, और अगर आपने इन बिटवीन मील्स कुछ लेने को दिल कर रहा है तो अंडा ले लें या कोई कबाब ले लें या वॉलनट्स ले लें, बादाम खा लें। ये चीज़ें डायरेक्टली आपकी शुगर रेज़ नहीं करती, और अगर आपने उस टाइम इंसुलिन नहीं भी लगाई हुई तो वो आपकी शुगर को बहुत हाई नहीं जाने देंगे। ये प्रोटीन सोर्सेज में आते हैं और ये एक अच्छी चॉइस है इन बिटवीन मील्स के लिए। अच्छा मैम, आपने बात की थी लेट नाइट स्नैक की। जी जी। तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि विद रेफरेंस टू डायबिटीज़ टाइप 1 एंड टाइप 2 लेट नाइट स्नैक्स की चॉइस डिफरेंट होनी चाहिए या सेम होनी चाहिए? कौन से लेट नाइट स्नैक्स ज़्यादा फिजिबल हैं कि ये पेशेंट्स ले लें? जब मैं लेट नाइट स्नैक्स की अभी बात कर रही थी ना, तो मैं रमज़ान के हवाले से मैंने आपसे बात की थी कि 10% जो है लेट नाइट स्नैक के लिए जाएगा। यूजुअली अगर 15 ग्राम्स तक बनते हैं और 15 ग्राम का स्नैक डायबिटिक्स ले सकते हैं इन बिटवीन। अब इसमें हो सकता है 1 कप दूध हो सकता है, ऑलमोस्ट 15 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट्स, कोई एक फल खा ले, बशर्ते कि वो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स ना हो। जैसे आम वो वही ना मैंने हो। आपको बताया कि वो 5 फ्रूट जो है वो एम्प्टी स्टमक नहीं खाने, ठीक वो है। रोटी सालन के बाद ही खाने, ठीक है। ठीक है। तो लेकिन जैसे पीच खा लिया, एप्पल खा लिया, या आपने पपाया खा लिया, ग्रेप फ्रूट खा लिया, वो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फ्रूट्स हैं, वो खा सकते हैं। या फिर एक स्लाइस और कबाब, वो क्योंकि कबाब के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है और एक स्लाइस के अंदर 15 ग्राम्स हैं, तो वो भी एक स्नैक के तौर पे लिया जा सकता है। सो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स स्नैक्स लिए जा सकते हैं एट द बेड टाइम, सेहरी और इफ्तार के दरमियान, इस तरह से। ठीक है। तो सर अब ये मेरा एक क्वेश्चन है मैम आपसे भी और सर से भी कि नॉन कैलोरिक फूड्स, ये जब हम रोज़ा इफ्तार कर लेते हैं तो उस टाइम पीरियड में नॉन कैलोरिक फूड्स कितना खाना चाहिए, किस परसेंटेज में होना चाहिए, और वाटर इंटेक क्या होना चाहिए हमारा? वाटर इंटेक चूँकि डे टाइम पे हमने रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है तो Restrict रोज़े किया की वजह से ज़्यादा, तो वो जो पानी की कमी है वो हमने फिर इसी पीरियड में पूरी करनी होती है। तो हम इनकरेज ही करते हैं कि कोई 6 से 10 गिलास फ्लूइड जो है वो पेशेंट रात को ले ले पानी जो है, और वो ये अफ्तारी और सहरी के दरमियान का जो पीरियड है उसमें वो यूटिलाइज़ करें। वही बात कि वो जब रात को दिन बनाएंगे तो फिर आप इस तरह से करेंगे ना, जैसे दिन को आप पानी पीते रहते हो, आपने भी अभी नेस्ले की वाटर की बॉटल रखी हुई है साइड पे, तो इस तरह से वही पानी अब आपने रात को पूरा करना है। तो रमज़ान में फिर वो इफ्तारी और सहरी के दरमियान में इतने गिलास पूरे करने चाहिए। ठीक है। सर अब मेरा जाते जाते मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछता चलूँ, क्योंकि कुछ रिकमेंडेशंस हम देते हैं कि एक जो माइनॉरिटी केसेस होते हैं जैसे उन्हें कोमॉर्बिड डिसऑर्डर्स भी होते हैं साथ, फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ है तो कोई कार्डियक पेशेंट है, कोई रीनल पेशेंट है, तो अगर कोई माइल्ड जिनको रीनल इश्यूज़ हैं तो अगर वो रोज़ा रखने की तरफ जाते हैं तो उनका डाइट प्लान क्या होना चाहिए, या उनको अपनी रूटीन को किस तरह से जो है वो फिगर आउट करना चाहिए, प्लान आउट करना चाहिए? मैम आपसे भी पूछना चाहूँगी। अगर डॉक्टर साहब मुनासिब समझें कि इतना इनसफिशिएंट रीनल प्रॉब्लम इतना एडवांस्ड नहीं है, उसकी स्टेज इतनी एडवांस नहीं है, जस्ट प्रोटीन यूरिया है या माइक्रोन यूरिया, आपका मतलब ये है थोड़ा क्रिएटिनिन नहीं बढ़ी हुई ना, क्रॉनिक रीनल फेलियर नहीं है, ठीक है ना। तो फिर उसमें फिर वाटर इंटेक डेफिनेटली इंक्रीज होना चाहिए, एटलीस्ट 12 ग्लासेस ऑफ वाटर, क्योंकि वो डिहाइड्रेशन की वजह से किडनीज पे इफेक्ट ज़्यादा ना हो, वो चीज़ जहन में रखनी चाहिए। प्रोटीन इंटेक फिर उनके लिए रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, जो नॉन डायलिसिस पे होते हैं, डायलिसिस पे नहीं होते, उनको हम उसकी कैलकुलेशन होती है कि जितना आइडियल बॉडी वेट है उसके हिसाब से इतने ग्राम हम 0.8 या इस तरह से उनको कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन देते हैं। उसमें फिर हम ये अंडा और गोश्त तो ये चीज़ें भी रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि जी इतने आउंस आपने मीट लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना, तो वो फिर ताकि उनकी किडनीज पे ज़्यादा बर्डन ना पड़े उसके लिए। और वाटर इंटेक पे हम ज़्यादा स्ट्रेस आउट करते हैं, स्ट्रेस देते हैं, और सोडियम रिस्ट्रिक्शन यानी नमक और पोटेशियम, हाई पोटेशियम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स उनको रिस्ट्रिक्ट किया जाता है कि जैसे ऑरेंजेस हैं, केले हैं, खजूरें हैं, ये हाई पोटेशियम कैटेगरी में आ जाते हैं, ये फिर कम मिकदार में उनकी हम स्पेसिफिक डाइट प्लान उसके हिसाब से बनाते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें फिर उसमें कंसिडर करनी पड़ती हैं।
वो फिर काफ़ी टेक्निकल हो जाता है इस लिहाज से कि डायबिटीज़ भी है, रीनल डिजीज़ भी है और रोज़ा भी रखना है, तो फिर उनको बहुत बारीक बीनी के साथ चलना पड़ता है इसके। तो सर ये आप अपने पेशेंट्स को क्या सजेस्ट करते हैं कि अगर उनको माइल्ड कोई प्रॉब्लम भी है, मतलब एसोसिएटेड कोई डिसऑर्डर्स भी हैं, तो क्या उन्हें रोज़ा रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? जब तक क्रिएटिनिन उनकी ठीक है तब तक वो रोज़ा रख सकते हैं। जैसे एल्ब्यूमिन आ रही यूरिन में, ये भी एक स्टेज 1 डिजीज़ ही, स्टेज 1 और 2 डिजीज़ है किडनी की। फिर फ्रैग प्रोटीन यूरिया होना शुरू हो जाता है, तो भी हम उसको स्टेज 3 पे काउंट करते हैं। क्रिएटिनिन जब बढ़ती है स्टेज 4 होती है इस समय। हमारे बहुत सारे मरीज़ों को किडनी डिजीज़ का तब पता लगता है जब वो स्टेज 4 पे होते हैं, तो स्टेज 4, 5 पे तो हम रिकमेंड नहीं करते। स्टेज 1 to 3 जो है उनमें वो रोज़ा रख सकते हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि अपनी डाइट प्लानिंग भी करवाएं बाकायदा और फिर अपनी डोज एडजस्ट करें मेडिसिन की। Thank you so much, sir. Thank you so much, ma'am, for being a part of this program and making it very much informative for our audience. बाकी ऑडियंस के लिए ये टेक अवे मैसेज ये है कि रमज़ान बेशक आ रहा है, तो टेक अवे मैसेज ये है कि आप अपनी रूटीन या अपने खाने पीने के चॉइसेस जो हैं वो वैसे ही रखें जैसे आप थ्रू आउट द ईयर उन्हें प्लान आउट करते हैं। और अगर कोई आपको डिफ़िकल्टी है, फॉर एग्जांपल आप डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं, तो आप अपने डाइटिशियन से या आप अपने एसोसिएटेड डॉक्टर से कंसल्ट करें और अपना पूरा प्लान अकॉर्डिंग टू योर सेवेरिटी आप उसको प्लान आउट करें और फिर आप रोज़े रखने की तरफ जाएँ, बिकॉज़ आपकी सेहत हमेशा पहले आती है, बाकी सारे काम जो हैं वो साथ साथ होते रहते हैं। सो अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा है तो हिट द लाइक बटन। अगर आपकी कोई क्वेरीज़ हैं आज के प्रोग्राम से रिलेटेड या कुछ अगर हम एड्रेस नहीं कर पाए आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन हमें पूछ सकते हैं या आप हमें इनबॉक्स कर सकते हैं। तो नेक्स्ट प्रोग्राम में हम डेफिनेटली आपकी क्वेरीज़ को एड्रेस करने की तरफ जाएंगे। टिल देन टेक अ लॉट ऑफ केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।